बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। बच्चों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक। आज हम नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म के, और हमारा लेक्चर नंबर 17 है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म का सेकेंड ईयर फिज़िक्स फेडरल एंड केपीके की बुक है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज के लेक्चर में अगले 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इसके साथ हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन का सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, कॉपी पेन संभाल लें, तवज्जो के साथ हमारे लेक्चर को सुने, और जहाँ पे नोट करने की ज़रूरत पड़ती है वीडियो को पॉज करें और नोट करें उस पॉइंट को। चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन बीम passes through a region of crossed electric and magnetic fields of intensity E and B respectively. For what value of velocity the beam will remain undeflected? तो स्टूडेंट्स, इससे पहले ये डिस्कस हो चुका है लेक्चर में, जिसमें हमने वेलोसिटी सिलेक्टर का जिक्र किया था कि वेलोसिटी सिलेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। हम बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हों तो उसमें अपनी डिज़ायर्ड वेलोसिटी के पार्टिकल्स को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं। तो पूरा लेक्चर मौजूद है, आप वहाँ से निकाल के देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि अगर दो फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, आपस में इस तरह हो कि दोनों परपेंडिकुलर हों, जिस तरह के ये आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी यहाँ पे नेगेटिव प्लेट है, तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे डाउनवर्ड। जबकि मैग्नेटिक फील्ड आपने ऐसे अप्लाई किया है कि पेज के अंदर जा रहा है। ठीक है जी। तो दोनों फील्ड्स के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन का बीम हम यहाँ छोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का बीम, दोनों फील्ड्स उसके ऊपर फोर्स लगाएंगी और तो बीम डिफ्लेक्ट होगा। जो फील्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा बीम उसकी तरफ टर्न कर जाएगा। तो दो तरह की फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर, एक मैग्नेटिक फोर्स और दूसरी इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर दोनों फोर्सेस की क्वांटिटी यहाँ पे बराबर हो जाए, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, तो बीम अनडिफ्लेक्टेड रह जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो बीम के ऊपर लगती है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो क्या होती है? F इज इक्वल टू QE। यह है इलेक्ट्रिक फोर्स जो बीम के ऊपर लग रही है। दूसरी है मैग्नेटिक फोर्स, FM इज इक्वल टू QVB। अगर दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो बीम अनडिफ्लेक्टेड यहाँ से निकल जाएगा। फर्ज करते हैं कि बीम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी वेलोसिटी इतनी है कि उस वेलोसिटी के लिए दोनों फील्ड की क्वांटिटी बराबर हो जाती है, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाती है। तो उस सूरत में क्या होगा? F इज इक्वल टू FE इज इक्वल टू FM। यहाँ पे लिखें QE या QVB, इसको पहले लिख लेते हैं। QE ही ऊपर लिखा हुआ है, तो Q इज इक्वल टू QVB। यहाँ से कटेगा, चार्ज कैंसिल हो जाएगा, और वेलोसिटी तीन वेरिएबल्स रह जाते हैं, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से वेलोसिटी निकालते हैं, तो वेलोसिटी यहाँ से क्या निकलेगी? E/B। वेलोसिटी सिलेक्टर से इलेक्ट्रॉन बीम के वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास कर जाएंगे जिनकी वेलोसिटी इन दोनों फील्ड की रेशो के बराबर होगी। कितनी होगी? V इज इक्वल टू E/B। तो इसी सूरत में दो क्रॉस्ड फील्ड से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बीम अनडिफ्लेक्टेड जा सकता है कि उसकी वेलोसिटी इन दोनों की रेशो के बराबर होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन
An electron is projected in the direction of the fields. What will be the effect on the kinetic energy of electron due to the two fields? अगर स्पेस के अंदर ऐसी अरेंजमेंट कर दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, यानी ये सपोज करें कि आपके पास ये दो प्लेट्स लगी हुई हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हैं जिनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। आप सेम टाइम मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अप्लाई कर दें कि ये है नॉर्थ पोल और यहाँ पे आप लगा दें साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ से नीचे की तरफ होगी। तो ये ऐसी अरेंजमेंट है कि इस अरेंजमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में अप्लाई हुए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ा जाए और इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करे इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन की ई की वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा दोनों फील्ड्स की वजह से। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगती है वो क्या होगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा जो है ज़ीरो का है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ इलेक्ट्रॉन पैरेलल मूव कर रहा है। तो इसको पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू एफ एम, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगी क्यू वी बी साइन ऑफ ज़ीरो, जो कि ज़ीरो ही आता है क्योंकि साइन ज़ीरो होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई भी फोर्स लगने वाली नहीं है और इसकी वेलोसिटी के ऊपर, इसकी काइनेटिक एनर्जी के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या असर होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है इसके ऊपर QE, तो इसके अंदर वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं है और डायरेक्शन भी इसकी कोई भी मैटर नहीं करती। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से मूव करता है तो वो एक्सेलरेट होगा, यानी उसके अगर इस डायरेक्शन में हमने उसको फायर किया हुआ है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड की तरफ आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, यानी उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, तो ये भी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर इस डायरेक्शन से ऐसे हमने छोड़ा है ऊपर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, प्लेट की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो नेट एक्सेलरेशन, नेट उसकी वेलोसिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, कम हो सकती है अगर हमने अगेंस्ट द फील्ड उसको फायर किया है, अगर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फायर किया है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड p। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड b। स्टूडेंट, साइक्लोट्रॉन ऐसी डिवाइस होती है कि जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है और इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर फिज़िक्स की। तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर है, शर्त यह है कि पार्टिकल चार्ज होना चाहिए उसके अंदर, उसको रखें तो फ्रिक्वेंसी अप्लाई की जाती है, स्क्वायर वेव अप्लाई की जाती हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है चार्ज की मदद से। साइक्लोट्रॉन के अंदर चार्ज पार्टिकल सर्कल की शेप में सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करता है और ये सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होता है जी, ये प्रोवाइड कर रही होती है मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। और Fm क्या होती है, QVB साइन थीटा, थीटा बीइंग 90 डिग्री मैक्सिमम फोर्स होगी, और Fc क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r। यहां से ये कैंसिल हो जाएगा
तो वेलोसिटी की वैल्यू लिख लेते हैं। v इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन m और r ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिलेशन हमारे पास बनता है v इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन m। हमने फाइंड करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हमें लीनियर वेलोसिटी से नहीं मिलेगी, तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं एंगुलर वेलोसिटी के अंदर। v इज इक्वल टू आर ओमेगा या ओमेगा आर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर ओमेगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू इंटू बी आर अपॉन एम। आर यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी ये ऐसे रहा, तो आर कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। ओमेगा इक्वल होता है 2 पाई एफ के बराबर, तो इसको यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं। 2 पाई एफ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम। फ्रीक्वेंसी आपकी यहीं पे रहेगी एफ, और ये मल्टीप्लाई जो होगा क्यू बी एफ क्यूब, ये बन जाएगा क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो ये जो रिलेशन है ये दे रहा है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर साइक्लोट्रॉन के अंदर एक्सेलरेट करवाते हैं तो इस फ्रीक्वेंसी की आपको यूज़ करनी होगी स्क्वायर वेव्स, जो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जो फील्ड की डायरेक्शन को चेंज करती रहेगी ताकि चार्ज पार्टिकल मुसलसल एक्सेलरेट होता रहे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैन न्यूट्रॉन्स बी एक्सेलरेटेड इन अ साइक्लोट्रॉन, गिव द रीज़न। तो सबसे पहली बात ये कि न्यूट्रॉन्स जो है साइक्लोट्रॉन के अंदर एक्सेलरेट नहीं किए जा सकते, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसकी रीज़न क्या है। तो देखें जी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के ऊपर, तो न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है, Q इज़ इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फोर्स होती है बेसिकली जो साइक्लोट्रॉन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं F इज़ इक्वल टू क्यू वी बी, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी, और यहाँ पे एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं चार्ज Q इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा 0 मल्टीप्लाइड बाई वी मल्टीप्लाइड बाई बी इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी 0। इसका मतलब ये कि न्यूट्रॉन जो है किसी भी साइक्लोट्रॉन के अंदर अगर प्लेस कर दिया जाए तो ये इसको एक्सेलरेट आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है, चार्ज पार्टिकल होगा तो एक्सेलरेट होगा साइक्लोट्रॉन के अंदर, वरना नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है जी, अ करंट कैरिंग लूप फ्री टू टर्न is placed in a uniform field of B, what will be the orientation relative to B in equilibrium state? तो सबसे पहली बात तो ये है जी कि जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर टार्क अप्लाई होता है, और ये टार्क इसकी क्या वैल्यू होती है, बीना कॉस एल्फा के, बीना कॉस एल्फा के। फिर अगर ये टार्क अप्लाई हुआ है कॉइल के ऊपर तो कॉइल मूव करेगी और ये अल्फा की वैल्यू चेंज होगी। अगर ये आपके पास कॉइल है और इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से रखा हुआ है और इसमें से ऐसे करंट फ्लो होके ऐसे वापस जा रहा है तो ये टर्न होगी, इसके ऊपर ये टार्क लगेगा। अगर इसको टॉप के ऊपर से देखें, टॉप से देखें, ऐसे देखें, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आपको टॉप से नज़र आ रहा है, ठीक है जी। और उसके अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा कंडक्टर, ऊपर से पूरी कॉइल एक कंडक्टर की सूरत नज़र आएगी। तो अगर तो ये कंडक्टर जो है अगर
इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ यहाँ पे पैरेलल है और एंगल 0, उसका एंगल है 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री है, तो तब क्या होगा, इस टार्क की वैल्यू ऐसे आएगी बिना कॉस ऑफ 0 डिग्री, और टार्क हो जाएगा आपका BINA, बीना। मैक्सिमम टार्क अप्लाई होगा और ये मूव करेगा, करंट कैरिंग कॉइल मूव करेगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि इसकी डायरेक्शन जो है ऐसे हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। जब ये वर्टिकल होगी तो ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड का और इस कंडक्टर का या इस प्लेन का जो कि करंट कैरिंग लूप का है, उसका एंगल जब 90 डिग्री हो जाएगा तो देन उसके ऊपर टार्क क्या होगा, टार्क हो जाएगा बिना कॉस 90 डिग्री, और cos 90 ज़ीरो होता है, तो टार्क ज़ीरो हो जाएगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी करंट कैरिंग लूप को रखते हैं और उस करंट कैरिंग लूप की जो प्लेन है, एरिया का जो प्लेन है, उस प्लेन का और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल अगर 0 है तो उसके ऊपर टार्क लगेगा, लेकिन जैसे ही ये एंगल 90 का होगा तो ये कॉइल जो है रुक जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, इसकी ओरिएंटेशन होगी 90 डिग्री एंगल होगा प्लेन का और मैग्नेटिक फील्ड का, और ये रुकी हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ डज द करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। तो पूछा हुआ है कि एक करंट कैरिंग कॉइल है तो बार मैग्नेट की तरह उसका बिहेवियर कैसे हो जाता है। बार मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो करंट कैरिंग कॉइल के भी पोल बन जाते हैं नॉर्थ और साउथ। तो ये कैसे बनते हैं, इसके लिए एक लूप ड्रा करके देखना पड़ेगा। ये आपका लूप है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे सर्कुलर लूप समझ लें। तो मैनी टर्न्स हो सकते हैं, हम एक ही टर्न को कंसिडर करते हैं कि इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। अगर इस तरह से है करंट फ्लो हो रहा है तो आप इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करें, तो राइट हैंड रूल का यूज़ करें। ठीक है, आप अंगूठा रखें उसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अंगूठा रखें, तो फिंगर्स को कर्ल करें तो आपको क्या मिलेगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यूँ मिलेगी, ऐसे फिंगर्स जो है ना कर्ल्स होंगी। तो इसकी डिफरेंट पोजीशन के ऊपर आप अपना राइट हैंड रूल यूज़ करते हुए आप इसकी डायरेक्शन फील्ड की मार्क करते जाएं, तो आपको सही पता चल जाएगा कि किस तरह से इसका फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसे आउटपुट होगा। अगर इसको थोड़ा केयर के साथ ड्रा करें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, जो इसके अंदर पास कर रही हैं, सारी इसके अंदर से गुजर रही हैं, ऐसे हैं, और इस तरह से फील्ड बना रही हैं, ऐसे बना रही है फील्ड। और इसको अगर आप गौर से देखें तो एक्सटर्नली फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरह से है, इस साइड से ऐसे आ रही हैं नीचे की तरफ। तो बार मैग्नेट में ये भी यही होता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होती हैं, और बार मैग्नेट के अंदर जो है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ ट्रेवल कर रही होती हैं। तो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। तो इस लूप के अंदर जो ट्रेवल हो रही हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो हैं साउथ से नॉर्थ की तरफ, और जबकि बाहर से ये क्या आ रही हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही हैं। तो एक बार मैग्नेट के अंदर भी ऐसा ही होता है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एक्सटर्नली फील्ड ऐसे आ रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है नॉर्थ से साउथ की तरफ, और इंटरनली सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती हैं। तो आप राइट हैंड रूल की मदद से एक
कोई भी कॉइल सपोज कर लें, उसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप मार्क करें तो आपको पता चलेगा कि एक कॉइल जो है करंट कैरिंग कॉइल है वो बाहर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, यानी करंट कैरिंग कॉइल के अंदर से जब करंट पास करते हैं तो उसका भी नॉर्थ और साउथ पोल एग्जिस्ट करता है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।